अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सम्मानित साथी और नेता माननीय कैलाश मेघवाल जी, भरतपुर मथुरा दोनों जगहों के सर्व प्रतिष्ठित नेता चौधरी दिगंबर सिंह जी, भाई हमारे साथी केंद्र में मंत्री रहे सुभाष महारिया जी, और स्टेज पे मेरी पसंद के साथी प्रेम सिंह बाजौर साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम सम्मानित नेतागण। नाम लेने में एक ही दिक्कत हो जाती है कि जिसका लिया उस पर कोई कृपा नहीं की, लेकिन जिसका भूल गए उसकी लिस्ट में आ जाते हैं, तो माफी चाहता हूं और मैं अपनी बात आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। मैं 10 दिन से इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, तो यात्रा में बहुत पहले से हूं। 10 दिन से जो मेरे साथ गाड़ी में लोग बैठे हैं उनको मैं गांव के सामने रोक के दिखाता हूं कि कोई गांव नहीं है जिसके सामने एक शहीद का बुत नहीं है, कोई गांव नहीं है जिसमें एक वीरांगना विधवा नहीं बैठी है, कोई गांव नहीं है जिसमें एक बिलखती हुई मां नहीं, कोई गांव नहीं है जिसमें अनाथ बच्चे नहीं। इतना शानदार इलाका भारत देश में कोई नहीं। मैंने ये भी उन लोगों को बताया कि खूबी इनकी ये देखिए कि आज एक बच्चा शहीद होता है और अगले महीने छोटे को भर्ती होने के लिए भेज देते हैं। कैसे लोग हैं ये? मेरा बस चले तो मैं अपनी औलाद को कहूं कि कभी तीर्थ करने जाओ तो हरिद्वार मत जाना, यहां जाना, इन गांव में जाना और उन माओं और विधवाओं के चरण छूना जिन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये विलक्षण एरिया है, ऐसा इलाका नहीं है कहीं देश भर में। तो देश के लिए तो इतना करते हो, बेटा भी दे देते हो, बच्ची को विधवा कर लेते हो, बच्चों को अनाथ कर लेते हो, अपने लिए भी कुछ करोगे? आज ये हालत है कि ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है कि तुम्हारे जवानों का सर कटता है और 3 दिन तक नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। सारा देश देख रहा है, कुछ कहेगा, पाकिस्तान को धमकाएगा, कोई धमकी देगा, बोलता ही नहीं। अभी गोवा में किसी ने मुझे बताया कि एक बुजुर्ग आदमी मरने के नजदीक था। उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी ये बताओ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या, आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा बेटे 2 इच्छाएं हैं, एक तो ये है कि तेरी मां बोलना बंद कर दे और दूसरी ये है कि मनमोहन सिंह बोलना शुरू कर दे। ये मेरी आखिरी इच्छा है। ऐसा आदमी देश में खड़ा है। भ्रष्टाचार हो जाता है, 1 लाख करोड़ का। अखबार के दोस्त पूछते हैं कि ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, कहता मुझे तो पता ही नहीं। या तो बोलता नहीं है, बोलता है तो यही कहता है कि मुझे पता नहीं। और प्रदेशों में जो बैठे हैं, मैं भाई गहलोत को क्या कहूं, ये आप ही की निगाह में चीफ मिनिस्टर है, बाकी तो ये चपरासी हैं, सब वसूली अमीन है। ये बेईमानी से रुपया इकट्ठा करके दिल्ली में पूज के आते हैं और अगले महीने की मोहलत लेके चले आते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे पिछले महीने चाय पे बुलाया और उसी चाय पे जापान की जो होंडा कंपनी है उसका हिंदुस्तान में जो डायरेक्टर है वो भी था, जापानी आदमी। मेरा सीना गर्व से फूल गया जब उसने बताया कि हमने राजस्थान में वसुंधरा जी के जमाने में होंडा की बड़ी फैक्ट्री लगाई, कई हजार करोड़ का निवेश किया, लेकिन हमको कहीं भी 1 पैसा रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ये तो वसुंधरा है। और अगर इनके जमाने में फैक्ट्री लगती तो ये दिल्ली जाते, प्रधानमंत्री से पूछते कितने पैसे लेने हैं, सोनिया जी से पूछते आपको कितने पहुंचाने हैं, AICC में कितने देने हैं और अपने पास कितने रखने हैं। इस काम के अलावा पूरे देश के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का कोई काम नहीं। तो किसान भाइयों, ये सरकारें नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरे हैं, इनसे अपनी जान बचाओ। मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम करता, वो हमारे नेता थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था।
तो उस वक्त उन्होंने बार बार कहा कि सतपाल, एक ही संदेश है गांव के लोगों को देने के लिए कि एक निगाह अपने खेत पे रखो और एक जयपुर और दिल्ली की गद्दी पे रखो। एक निगाह खेत पे, एक जयपुर और दिल्ली की गद्दी पे, और जब तक इन गद्दियों पे तुम्हारे लोग नहीं होंगे, तुम्हारे हक में फैसले नहीं होंगे। छोटू राम के हाथ में कलम आई, सारे कर्जे माफ। चरण सिंह के हाथ में कलम आई, सब किसान जमीनों के मालिक। देवीलाल के हाथ में कलम आई, सारे कर्जे माफ। और अटल जी के हाथ में जब कलम आई तो गडकरी जी ने कहा कि जब देश के गांव को सड़क से जोड़ दोगे तो आधी तरक्की तो उसी दिन हो जाएगी। वो एक योजना लेके गए, ग्रामीण सड़क योजना। अटल जी ने सेक्रेटरी लोग बुलवाए, आईएएस अफसर थे, सिगार पीते हुए जाते हैं, शाम को गोल्फ खेलते हैं, सवेरे कुछ और करते हैं। गए और जब अटल जी ने पूछा कि ये योजना है, ये लागू हो सकती है, तो उन्होंने कहा जी इससे हमारा क्या मतलब, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये तो राज्यों का काम है, केंद्र का रुपया इसमें दिया ही नहीं जा सकता है। अटल जी ने कहा कलम किसके हाथ में है? उन्होंने कहा साहब कलम तो आपके हाथ में है। कहने लगे तो मैं लिखता हूं कि ये सड़कें बनेंगी, और ये सड़कें बनी, आज सारे देश में बनी। बाजोर साहब, मेरे गांव में भी अटल जी की ही बनवाई हुई सड़क, नक्शा बदल गया देश भर का। तो उनके हाथ में कलम थी तो सड़कें बन गई। तो किसान भाइयों, जयपुर में जरा सा हाथ बढ़ाना है, तुम्हारे अपने हाथ में कलम आने वाली। हमारे यहाँ एक भजनी होता था, पृथ्वी सिंह बेधड़क उसका नाम था। आजादी की लड़ाई में अंग्रेज ने उसके बोलने पे पाबंदी लगा दी थी। बहनों से माफी चाहते हुए इसका एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। वो किसानों के गीत गाता था, तो उसने एक बार एक किस्सा सुनाया, फिर गीत गाया। किस्सा ये सुनाया कि एक किसान की तारीख लगी हुई थी मुकदमे की। सवेरे उठ गया अंधेरे में 4 बजे जाने के लिए, लेकिन ध्यान आया कि भैंस तो उसी को दूध देती है, लिहाजा वो दूध निकालने के लिए चल दिया। अंधेरा था, वो गलती जब पहुंचा और उसने देखा तो भैंस के तो थन ही नहीं थे, कोई थन हाथ में नहीं आया, हाथ घुमाया कुछ नहीं मिला। तो उसने शोर मचा दिया, अपने लड़के जगा दिए कि देखो यार ये तो भैंस का तो भीट बन दिया है, तो बर्बाद हो गई भैंस। तो वो लेके गया लड़कों को, लड़कों ने कहा बाबा क्या बेवकूफी कर रहे हो, ये तो काटने पाडे के हाथ डाल रहे हो, भैंस नहीं है, भैंस तो वो बंधी है दूसरे कोटे। फिर वो गाता था कि भारत के मजदूर किसानों अब तो होश संभालो, और कटड़े तले बाल्टी धर के मतना दूध निकालो। तो ये कांग्रेस जो है ये पाडा है, इसमें से कुछ नहीं मिलना, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन एक बात अगर नहीं कहूंगा तो मैं अपने फर्ज से हटूंगा, और वो ये है कि 60 साल में भारत के किसान को बिना बताए, बिना उसके समझे, जानबूझ के गरीब किया जा रहा है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का एक अध्यक्ष था, हक उसका नाम था, मेरा दोस्त है। 2006 में सोनिया गांधी के पास गया और उसने उनको दिखाया कि देखो हम 40 साल से कपास का दाम 20 सैकड़ा कम करके दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे कपड़े के कारखाने चल जाएं। यही सब फसलों के हाल है। जो चीज आप खरीदो वो महंगी, जो पैदा करो वो सस्ती। बोने जाओ एक दाम, काटने जाओ 600 रुपए कम हो जाएगा। सब सरकार के मैकेनिज्म से होता, आपको पता भी नहीं चलता। आप चौधरी उतने ही बड़े, जमींदार उतने ही बड़े, पैदावार उतनी बड़ी, लेकिन रोज गरीब हो रहे हो। कैसे हो रहे हो? 10 साल पहले 1 क्विंटल बाजरे में जितना सामान खरीदते थे, आज उसका आधा खरीद पाते हो। ये है आपकी गरीबी, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन 10 साल पहले जो खरीद सकते थे, आज उसका आधा, और 10 साल बाद फिर करोगे तो उसका तिहाई। तो ये है एक शोषण का, कांग्रेस का इतना बारीक तरीका जो हमको मालूम ही नहीं होता। मैं पढ़ता था, महारिया जी मेरा कॉलेज था, मेरठ कॉलेज, हॉस्टल में रहते थे हम लोग।
खाना खा के टहलने के लिए जाते थे। वहां एक कब्रिस्तान था, उसमें एक कव्वाल कव्वाली गाया करता था, बैठ जाते थे हम लोग भी। उसमें एक शेर पढ़ता था वो, जो मैं भूलता ही नहीं हूं, चूंकि वो मुझे आपके और कांग्रेस के सिलसिले में याद आता है। वो गाता था कि खंजर पे कोई बूंद, खंजर माने जो मारने वाला चाकू है, खंजर पे कोई बूंद, न कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे। तो आपका कत्ल भी हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता, ये कांग्रेस की करामात है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आने वाला चुनाव है उसमें वसुंधरा एक बढ़ती हुई नेता है, नाम निहाद नेता है, जिसकी खुशबू पूरे प्रदेश में देख रहा हूं। पिछले 10 दिन से तो मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर लड़के निकल के बाहर आ रहे हैं। पहले बुजुर्ग दिखते थे, औरतें दिखती थी, लेकिन अब नौजवान भी बाहर निकला है। आपके जीतने की 100 सैकड़ा गारंटी है। जरा सा हाथ बढ़ा दोगे तो अपनी कलम अपने हाथ में आ जाएगी, वरना फिर इसी तरह से धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, 5 साल इसी में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।